सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के लेक्चर पे, जो कि है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 1 डिस्कस किया था, जो कि बताता है अकाउंटिंग का डेफिनेशन और अकाउंटिंग का जो बेसिक फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन और डेफिनेशन है उसको डिफाइन किया गया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन पर जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू किया जाए। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी बेस यानी हम लोग को कुछ अकाउंटिंग में कुछ प्रिंसिपल, कंसेप्ट, रूल्स एंड गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है ताकि अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी बनी रहे। यूनिफॉर्मिटी मीन्स इसमें हम लोग कह सकते हैं यूनिफॉर्मिटी मीन्स जो एक एंटिटी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं थ्रू बैलेंस शीट और पीएनएल, तो वो यूजर्स को अंडरस्टैंडेबल हो। और किसी अगर वो आउट ऑफ इंडिया और विद इन इंडिया एनी अदर एंटिटी अगर कोई प्रेजेंट करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूनिफॉर्म होने चाहिए, यानी वो एक दूसरे से कंपेरेबल होना चाहिए कि यूजर एक दूसरे से कंपेयर कर सके। और कंसिस्टेंसी होना चाहिए ताकि जो रूल्स और प्रिंसिपल जो फॉलो हो रहे हैं अकाउंटिंग में, वो ओवर द पीरियड वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, यानी वो सेमी रूल और रेगुलेशन को फॉलो करे, वो चेंज ना करे। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट, रूल्स एंड गाइडलाइन, मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी बने रहें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और इसी को मेंटेन करने के लिए आईसीआई ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीएआई, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो रेगुलेटरी बॉडी है और वो अकाउंटिंग पॉलिसीज इशू करते रहते हैं इन द कंट्री थ्रू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब हम लोग पढ़ते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब हम लोग आते हैं कि वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और रूल्स क्या है, और ये रूल्स और प्रिंसिपल ये जनरली एक्सेप्टेड बाय द अकाउंटिंग प्रोफेशन। तो ये रूल्स और प्रिंसिपल ये सारे जो प्रोफेशन है, अकाउंटिंग प्रोफेशन है, वो सारे इसको एक्सेप्ट किया जाता है। और ये जो रूल्स है जो कि आईसीआई इशू करता है, उसको डिफरेंट नाम से जाना जाता है, जैसे प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स, कन्वेंशन, पोस्टुलेट्स, अजम्पशंस। ओके, तो ये रूल्स ही है। रूल्स ही क्या? प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट, कन्वेंशन, पोस्टुलेट और अजम्पशन, ये डिफरेंट नेम से जाना जाता है। ये है रूल्स और गाइडलाइंस ही है अकाउंटिंग के लिए। अभी हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं क्या क्या है। प्रिंसिपल्स, देखिए प्रिंसिपल्स को डिफाइन किया है एआईसीपीए ने, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट। A general law or rule adopted of professed as a guide to action, a settled ground or a basic of conduct or practice। मतलब एक जनरल लॉ रूल है जो कि प्रोफेशन अडॉप्ट किए उसको, ठीक है। ये रूल और गाइडलाइन है। गैप रेफर टू द रूल और गाइडलाइन अडॉप्टेड फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो सिंपल सा मीनिंग ये है कि ये रूल फॉलो करके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड और रिपोर्ट किया जाता है ताकि यूनिफॉर्मिटी बने रहे, यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी बने रहे इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, यानी उसको अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन करने में और उसको प्रेजेंट करने में थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये यूनिफॉर्मिटी बने रहे। देखिए मेंशन किया हुआ है, दिस ब्रिंग इन ऑब्जेक्टिविटी इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड मेक द अकाउंटिंग स्टेटमेंट मोर एक्सेप्टेबल टू वेरियस यूजर्स। तो ये क्या होता है, बहुत सारे यूजर्स है वो एक्सेप्टेबल होते हैं, वो इस चीज़ को समझ पाते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को समझ पाते हैं और कंपेयर कर सकते हैं और डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और गैप जो है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वो इवॉल्व हुआ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये किसी मतलब कोई तुरंत नहीं बन गया, ये ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम से ये धीरे धीरे डेवलप होता है, पास्ट एक्सपीरियंस से, यूजेस से, कस्टम से ये डेवलप होता है धीरे धीरे। उस पर रिसर्च होते हैं, एनालिसिस होते हैं, और वो फिर प्रोफेशनल जो बॉडीज है एंड रेगुलेशन बाय गवर्नमेंट एजेंसीज एंड हैव जनरली एक्सेप्टेड अमंगस्ट अकाउंटिंग प्रोफेशन, और वो प्रोफेशनल बॉडीज और गवर्नमेंट एजेंसी उसको रेगुलेट करते हैं और टाइम टू टाइम इशू करते हैं रूल्स एंड गाइडलाइन। और प्रिंसिपल्स को हम लोग रेफर कर सकते हैं कंसेप्ट और कन्वेंशन। देखिए प्रिंसिपल आर आल्सो रेफर्ड एज कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस। तो कंसेप्ट मीन्स क्या होता है? मीन्स नेसेसरी अजम्पशन एंड आइडिया, नेसेसरी अजम्पशन एंड आइडिया विच आर फंडामेंटल टू अकाउंटिंग प्रैक्टिस। जो कि अकाउंटिंग प्रैक्टिस का फंडामेंटल है, उसमें एक नेसेसरी अजम्पशन और एक आइडिया हो जाता है, कंसेप्ट। वो आइडिया हो जाता है कि हम लोग को किस तरह अकाउंटिंग करना है और उसको किस तरह प्रेजेंट करना है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये एक तरह का प्रिंसिपल्स हम लोग को प्रोवाइड करता है। और कन्वेंशन का अगर डिक्शनरी मीनिंग देखिएगा तो वो क्या हो गया? कस्टम्स और ट्रेडिशन। एक होता है कस्टम और ट्रेडिशन जो पारंपरिक तौर पर चलते आ रहा है, कस्टम्स। तो वो कन्वेंशन हो गया कि हम लोग के पहले किस तरह प्रिपेयर करते थे अकाउंटिंग स्टेटमेंट को। तो इस तरह से भी कस्टम से भी हम लोग को आइडिया होता है। तो प्रिंसिपल इंक्लूड कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन। ओके, or these at time become confusing to the learner. Instead of going into the semantic of this term, it is important to concentrate on the practicability of the uses. ठीक है, हम लोग को थ्योरी पोर्शन ठीक है, ये कंसेप्ट होता है, कन्वेंशन होता है, बट इसका मेन यूजेस प्रैक्टिबिलिटी पर, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि इसको प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उस अगर रूल्स और गाइडलाइन को फॉलो करेंगे तो। तो ये जो वर्ड्स है प्रिंसिपल्स, कन्वेंशन, मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स, अजम्पशन एक्सेट्रा, वो इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ये सारे रूल्स और गाइडलाइंस ही है, जो कि इसका वर्डिंग है वो इंटरचेंजेबली कभी कभी यूज होते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। ये जो रूल्स, गाइडलाइन, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशन, इसको क्या बोलते हैं? बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। तो कभी भी क्वेश्चन है बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में, तो आप लोग जो रूल्स और गाइडलाइन है, कंसेप्ट्स है, उसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं, प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट, यहां से आप लोग का जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट होता है, बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट। तो बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट रेफर टू द फंडामेंटल आइडियाज। तो हम लोग ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रिंसिपल्स और ये कंसेप्ट क्या फंडामेंटल आइडियाज होता है और बेसिक अजम्पशन होता है अंडरलाइंग द थ्योरी। ठीक है, ये फंडामेंटल आइडिया और बेसिक अजम्पशन है फॉर अकाउंटिंग करने के लिए। ठीक है, एंड प्रैक्टिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ब्रॉड वर्किंग रूल फॉर ऑल अकाउंटिंग एक्टिविटीज एंड डेवलप बाय द, और कौन डेवलप करता है? ये अकाउंटिंग प्रोफेशन बॉडीज, जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज हो गया या द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हो गया। ये टाइम टू टाइम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये लोग डेवलप करते रहते हैं। अब देखिए कंसेप्ट, इसमें कुछ कंसेप्ट्स है, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। एक है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड, कॉस्ट, डुअल एस्पेक्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मैचिंग, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, मेटेरियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट है और जो हाईलाइटेड टर्म है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आता है आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, देखिए नाम से लग रहा है कि बिजनेस एंटिटी, यानी इसका बेसिक जो अजम्पशन है वो है कि जो बिजनेस है वो डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एंटिटी है फ्रॉम इट्स ओनर। यानी जो ओनर है और जो बिजनेस है ये दो अलग अलग एंटिटी है। ठीक है, और इसको सेपरेटली ट्रीट करना है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए लिखा द बिजनेस एंड इट्स ओनर आर टू बी ट्रीटेड एज टू सेपरेट एंटिटीज। ये दो सेपरेट एंटिटीज है, और कभी भी जो ओनर का जो भी एसेट है, जो भी फर्नीचर है, जो घर में वो लोग यूज कर रहे हैं, फर्नीचर, एसी है, फैन है, तो वो सब बिजनेस में इंक्लूड नहीं होगा। और जो बिजनेस के जो फिक्स एसेट्स है वो उसके पर्सनल में इंक्लूड नहीं होंगे।
तो इसीलिए ये दोनों अलग अलग ट्रीट होते हैं, जो सेपरेट एंटिटी है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक ट्रांजेक्शन होता है कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन की जो ओनर होते हैं वो मनी देते हैं बिजनेस को, जब बिजनेस एंटिटी को मनी देते हैं ताकि बिजनेस स्टार्ट हो सके स्टार्टिंग फेज पे, तो उसको बोलते हैं कैपिटल। तो ओनर ने क्या किया, कैपिटल इन्वेस्ट किया बिजनेस में, तो वो बिजनेस एंटिटी के लिए क्या हो गया, बिजनेस के लिए वो कैपिटल हो गया, ठीक है, कैपिटल हो गया। जबकि ओनर के लिए क्या हो गया, वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट हो गया, ओनर के लिए इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के लिए कैपिटल हो गया। तो ये दोनों सेपरेट हैं। और उसी तरह अगर कुछ ओनर ने अगर कोई बिजनेस के फंड से, बिजनेस के अमाउंट से कुछ अगर मनी विड्रॉल कर लिया या फिर कोई एसेट अपने नाम कर लिया या घर ले गए, तो वो उस केस में क्या हो गया, वो कैपिटल लेस हो जाएंगे, जिसे ड्राइंग के नाम से जाना जाएगा। इट इज ट्रीटेड एज रिडक्शन ऑफ ओनर्स कैपिटल। और जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड हम लोग जो फॉलो करेंगे, जो मेंटेन करेंगे, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, वो हमेशा बिजनेस यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन करेंगे, ना कि ओनर से। ओनर से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बिजनेस यूनिट है, उसी के बेसिस पे ही सारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो ये ठीक है, ये हो गया आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। और नेक्स्ट आते हैं हम लोग मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। देखिए नाम से पता चल रहा है कि मनी को मेजर करना ही कंसेप्ट, मनी को मेजरमेंट कंसेप्ट। तो हम लोगों ने चैप्टर 1 में भी ये डिस्कस कर चुका है कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो मॉनेटरी फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है, तभी उसका अकाउंटिंग हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इस कंसेप्ट में भी सेम वही चीज़ बोलता है कि ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड हैपनिंग इन ऑर्गेनाइजेशन विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी, जो कि सिर्फ मनी के टर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, सिर्फ उसी ट्रांजेक्शन को हम लोग अकाउंटिंग कर पाएंगे। और जो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा मनी के टर्म में, तो वो सबको हम लोग अकाउंटिंग में उसको कंसिडर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, मैनेजर को अपॉइंट किए, तो इसमें कोई मनी ट्रांजेक्शन तो हुआ नहीं, सैलरी देंगे मैनेजर को, बट वो आफ्टर द मंथ। कैपेबिलिटीज ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज, अगर कोई ह्यूमन रिसोर्सेज का कैपेबिलिटीज अगर बढ़ रहा है, उससे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसको भी हम लोग अकाउंटिंग नहीं कर सकते हैं, उस ह्यूमन रिसोर्स का। चलिए, हो सकता, आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया। ये देखिए, और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का, कि रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन आर टू बी केप्ट ऑन नॉट इन द फिजिकल यूनिट बट इन द मॉनेटरी यूनिट। तो हम लोग उसी मॉनेटरी यूनिट से मतलब है उसका जो फिजिकल यूनिट है, जो क्वांटिटी है, उससे हम लोग को यूनिट, उस यूनिट से हम लोग को कोई मतलब नहीं है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मॉनेटरी यूनिट जो उसका अमाउंट है, सिर्फ उसी को फॉलो करना है। देखिए, मनी मेजरमेंट अजम्पशन में कुछ लिमिटेशन भी है, नॉट फ्री फ्रॉम लिमिटेशन। तो क्या लिमिटेशन है, देखिए, अगर कुछ प्राइस चेंज होता है, अगर कुछ गुड्स के प्राइस चेंज होते हैं, या फिर जो एसेट है वो एप्रिसिएट होते हैं, उसका मार्केट वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाता है, बट हम लोग उस वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बल्कि जो परचेज वैल्यू है, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, जो जिस वैल्यू पर हम लोग परचेज कर चुके हैं, उसी वैल्यू पर ही हम लोग को रिकॉर्ड करना रहता है। तो ये एक लिमिटेशन है। तो इससे क्या होगा, डज नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अफेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज। तो ये ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का। ये एक लिमिटेशन है कि अगर प्राइजेस चेंज हो या वैल्यू चेंजेस हो, तो उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते अकाउंटिंग में। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न, द कंसेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न एज्यूम दैट ए बिजनेस फर्म वुड कंटिन्यू टू कैरी आउट इट ऑपरेशन इंडेफिनेटली। इसका मतलब यह है कि जो बिजनेस फर्म है, कोई भी अगर बिजनेस फर्म स्टार्ट होती है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, उसका ऑब्जेक्टिव रहता है कि उसको इंडेफिनाइट पीरियड तक चलाए, यानी लॉन्ग टर्म तक चलाए, और उससे प्रॉफिट अर्न करे और बिजनेस को ग्रो करे। ये नहीं होता है कि बिजनेस खोले और तुरंत क्लोज कर दे। तो इसीलिए ये कंसेप्ट इसी तरह की कंसेप्ट हमेशा मान के चलना है कि बिजनेस जो फर्म है वो कंटिन्यू करेगा इंडेफिनाइट पीरियड तक, उसका कोई लिमिटेशन नहीं, इंडेफिनाइट पीरियड तक ऑपरेशन करते रहेगा, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करना है।
एंड वुड नॉट बी लिक्विडेटेड इन द फोर्सेबल फ्यूचर, फोर्सेबल फ्यूचर में लिक्विडेट नहीं करेगा, यानी ना ही अपना बिजनेस सेल करेगा ना ही ये होगा। ये अजम्पशन लेना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है अकाउंटिंग के लिए, एज इट इज प्रोवाइड द वेरी बेसिक एट शोइंग द वैल्यू ऑफ एसेट इन द बैलेंस शीट, क्योंकि ये बैलेंस शीट में एसेट दिखाएगा, एसेट दिखाता है, इसी बेसिस पे उसको एक्सपेंस उसी साल बुक नहीं करता है। देखिए कोई बिजनेस अगर एसेट खरीदता है तो उसे एज ए डेप्रिसिएशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके यूजर्स के हिसाब से ही एक्सपेंस बुक होते हैं। अगर ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट अगर नहीं रहेगा तो इसमें क्या होगा, हम लोग सारे जो एसेट जो परचेज किए उसको सारे उसी ईयर में एक्सपेंस सारे बुक कर देंगे, जो कि सही पिक्चर प्रेजेंट नहीं करेगा अकाउंटिंग का। इसीलिए ये कंसेप्ट को हमेशा इंपॉर्टेंट अजम्पशन इसको लेना ही लेना है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, अगर कोई बिजनेस एंटिटी एसेट परचेज करता है, ठीक है, अगर यहाँ पर लिया पर्सनल कंप्यूटर लिया है 50,000 का, 5 ईयर के लिए एस्टिमेट किया कि ये कंप्यूटर 5 ईयर तक चलेगा, इट विल नॉट बी फेयर टू चेंज इट द होल अमाउंट ऑफ 50,000 फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफ द ईयर इन विच द एसेट। तो ये सही नहीं होगा कि हम लोग क्या करें, सारा अमाउंट वो एक्सपेंस में बुक कर दें, या फिर मतलब जिस एसेट में जिस ईयर में एसेट परचेज किया उसी ईयर में सारे अमाउंट को एक्सपेंस बुक कर दे, तो ये सही नहीं होगा इन द पॉइंट ऑफ व्यू पे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक है, यहाँ देखिए बोला कि अगर ये एजम्पशन हम लोग नहीं फॉलो करेंगे, अगर नहीं रहेगा तो क्या करेगा, जो होल कॉस्ट है 50,000 का जो परचेज किया था कंप्यूटर, वो क्या करेगा, वो रेवेन्यू में ईयर इन विच द एसेट वर परचेज, जिस एसेट में परचेज हुआ उसी ईयर के P&L में एक्सपेंस में वो बुक हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। देखिए नाम ही से पता चल रहा है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड रेफर टू द स्पेन ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज आर प्रिपेयर्ड, मतलब एक पीरियड में ही प्रिपेयर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे फाइनेंशियल ईयर हमारे इंडिया में या ओवर द ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च ही फॉलो होता है। तो ये अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है, इसमें हम लोग को पीरियड को कंसिडर करना है। अब बहुत सारे जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है कंपनीज है, तो वो सबको क्या क्वार्टरली रिपोर्ट, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि 3 मंथ का स्टेटमेंट रहता है, वो प्रेजेंट करना पड़ता है टू द स्टॉक एक्सचेंज, टू द यूजर्स। ठीक है, तो पीरियड मैनेजमेंट के हिसाब से चेंज भी हो सकता है, बट जनरली 1 ईयर ही रहता है। नॉर्मली 1 ईयर रहता है, बट एज पर ये चेंज भी हो सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। जैसे यहाँ देखिए कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है कि शुड बी प्रिपेयर्ड एनुअली, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एनुअली प्रिपेयर होना चाहिए। बट कुछ सिचुएशन में इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरिम मतलब जो कि 1 ईयर से लेस रहता है, उसको बोलते हैं इंटरिम फाइनेंशियल ईयर। तो वो जैसे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है, जैसे पार्टनरशिप फर्म है और कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है, तो उस टाइम भी अकाउंटिंग करना, उसका वो क्लोज करना बहुत जरूरी रहता है, ताकि सही इन्फॉर्मेशन, सही प्रॉफिट और सही कैपिटल पता चल सके। तो उसी तरह अगर लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज है तो उसमें भी क्वार्टरली रिजल्ट, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना पड़ता है, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन एंड द एंड ऑफ एवरी 3 मंथ पता चल सके इन्वेस्टर को। ओके, तो ये हो गया अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, इसमें अकाउंटिंग पीरियड को कंसिडर किया गया है। चलिए क्वेश्चन, यहाँ टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ हम लोग अपना अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं कि हम लोग समझ पाए कि नहीं। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी अकाउंटिंग प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विथ विच बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट। तो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ स्पेन अकाउंटिंग प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विथ विच बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट। तो लाइफ टाइम ऑफ स्पेन यहां पर दिया हुआ है, तो इससे पता चला ये क्या है, अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड को कंसिडर किया गया इसमें। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, व्हेन इन्फॉर्मेशन अबाउट 2 डिफरेंट इंटरप्राइज हैव बीन प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेड इन ए सिमिलर मैनर द इन्फॉर्मेशन एग्जिबिट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ।
यहाँ बोल रहा है कि जब दो डिफरेंट बिजनेस एंटिटी है वो प्रिपेयर्ड और प्रेजेंट कर रहे हैं सिमिलर मैनर, मतलब यूनिफॉर्मिटी है दोनों में, तो द इन्फॉर्मेशन एग्जिबिट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा? वेरीफिबिलिटी, नहीं ये नहीं होगा। रिलेवेंस, ये भी नहीं होगा। रिलायबिलिटी, ये भी नहीं। नन ऑफ द अबव, ये नन ऑफ द अबव होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका थर्ड नंबर है ए कंसेप्ट दैट बिजनेस इंटरप्राइजेस विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर। अभी हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग जब भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसके में एक अजम्पशन लेते हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, जो कि बताता है कि वो फॉरसेबल फ्यूचर तक बिजनेस कंटिन्यू करेगा। तो यहां पर हो जाएगा गोइंग कंसर्न। फोर्थ हम लोग आते हैं द प्राइमरी क्वालिटीज दैट मेक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग आर। द प्राइमरी क्वालिटीज क्या है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग? रेलिवेंस एंड फ्रीडम फ्रॉम बायस, ये है लेकिन ये प्राइमरी नहीं है, यहां पूछा है प्राइमरी क्वालिटीज। रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग, यहाँ ये भी देना है कि डिसीजन मेकिंग के लिए यूजफुल हो, सेकंड भी नहीं होगा। हाँ, थर्ड होगा कंपेरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। डिसीजन मेकिंग के लिए हमेशा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कंपेयर करते हैं और कंसिस्टेंसी उसमें होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज यहीं पर क्लास खत्म करते हैं और इसके आगे आपको नेक्स्ट क्लास में हम आगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए फिर आपको नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरह के वीडियो में आपको आगे और लाता रहूं।